नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन की एपीसी पर क्या हतमी फैसला सुनाया है, एक लीगी रहनुमा और जनरल बाजवा के दरमियान किन जुमलों का तबादला हुआ, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद उनके मुतल्लिक क्या दो बड़े फैसले किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही को मंचन आबाद में नए छापे से पहले किसने फरार करवाया। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा ने अपोजिशन की एपीसी पर क्या दो टोक फैसला सुनाया है और मुल्जिम आबिद अली को मंचन आबाद से किसने फरार करवाया। आपको इन मामलात से जुड़े तीन अहम वाकयात और उनकी तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से समझ सकें। तो आपको बताएं कि 13 सितंबर को कुछ बड़ी सियासी शख्सियात को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई। इस कॉल के बाद होने वाली मीटिंग में जनरल बाजवा और एक अहम लीगी रहनुमा के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ। ये तल्ख जुमले क्या थे, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वापस आते हैं इस कॉल की जानिब। ये कॉल ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद, खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ समेत 15 पार्लिमानी रहनुमाओं को मौसूल हुई थी। शहबाज शरीफ ने इस कॉल के मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया। इन 15 सियासी शख्सियात को ISI के दफ्तर बुलाया गया था और इन्हें ISI के दफ्तर में खाना भी खिलाया गया और इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अहम थी। वो इसलिए कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त APC की तारीख का ऐलान किया जा चुका था और अहम हलकों के पास पहले से ये इतलात थीं कि इस APC का एजेंडा क्या है, इसमें क्या तकरीरें की जाएंगी और इस APC में किस किस्म के फैसले किए जाएंगे। अब ये मीटिंग जो थी ये एक कौमी नोयत के मामले पर बुलाई गई थी, लेकिन सियासी शख्सियात ने यहाँ सियासी नोयत के गिले शिकवे भी शुरू कर दिए। इस मौके पर एक लीगी रहनुमा ने नैब के बारे में बात शुरू कर दी। नैब के मुतल्लिक बात इस मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लीगी रहनुमा ने नैब के बारे में इस मीटिंग के दौरान बोलना शुरू कर दिया और ये लीगी रहनुमा एहसन इकबाल थे। उन्होंने आर्मी चीफ और DG ISI को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब एहतसाब के नाम पर विच हंटिंग कर रहा है, यानी नैब जानबूझकर अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। अब चूंकि नैब का मामला मीटिंग के एजेंडे पर नहीं था, इसलिए एहसन इकबाल की बात से मीटिंग का जो पूरा माहौल था वो खासा संजीदा हो गया, या आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कशीदा हो गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने एहसन इकबाल को मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब का इंतखाब आखिर कौन करता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब हों या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तैनाती तो पार्लियामेंट में जो मौजूद सियासतदान हैं वो खुद करते हैं और अगर इन सियासतदानों को चेयरमैन नैब या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गिले शिकवे हैं तो ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ओहदों के लिए दुरुस्त या ठीक शख्सियात का इंतखाब करें। उसके बाद जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की तरफ रुख किया और उन्होंने मौलाना के बेटे असद महमूद से कहा कि ये कैसा तजाद है कि मौलाना फजलुर रहमान को वैसे तो पार्लियामेंट जाली लगती है, लेकिन जब वो पार्लियामेंट से सदारती इंतखाब लड़ना चाहें तो वही जाली पार्लियामेंट उन्हें बिल्कुल कानूनी नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आर्मी चीफ ने जो अल्फाज बोले उन अल्फाज पर मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। वो फैसला कुन अल्फाज और जुमले क्या थे वो भी आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ को ये अल्फाज आखिर क्यों बोलना पड़े। तो मामला ये है कि पहले तो आर्मी चीफ ने निस्बतन नर्म लहजे में बात शुरू की और ये कहा कि हमें आपके काम में मदाखलत का कोई शौक नहीं, यानी फौज को सियासतदानों के काम में मदाखलत का
कोई शौक नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी एहलकारों को इस किस्म का कोई शौक नहीं कि वो पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हों या पोलिंग स्टेशनों के अंदर खड़े होकर ड्यूटी दें। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि आप यानी सियासी जमातें जो हैं वो अपने मामलात खुद नहीं संभाल सकती और ख़ुद इंतखाबात के दौरान आपस में लड़ती रहती हैं और फिर खुद ही फ़ौज को बुलाती हैं कि फ़ौज आकर इस पूरी सूरत हाल पर काबू पाए। उन्होंने कहा कि चाहे मौजूदा मुंतखब हुकूमत हो या कल आपकी हुकूमत आ जाए यानी किसी और पार्टी की हुकूमत आ जाए, जब भी कोई हुकूमत कहेगी पाक फ़ौज अपने मुल्क और आवाम के लिए हुकूमत की मदद करेगी और हर हुकूमत का हाथ बटाएगी। उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर और दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को भी मुल्क में अफरा तफरी या फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये जो उनके जुमले थे कि किसी को अफरा तफरी या फसाद फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये जुमले अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के तनाजुर में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में क्या हुआ और मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद उनके मुतल्लिक क्या अहम फैसले किए गए हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि मोटरवे केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली मलही नए छापे में मंचन आबाद से कैसे फ़रार हुआ। तो पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे और ये मुलाकात हुकूमती तनाजुर के हवाले से इसलिए बहुत अहम थी कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर का असल एजेंडा क्या था, उन्होंने ये तकरीर किसके कहने पर की और उनकी इस किस्म की तकरीर के मकासद क्या हैं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने फ़ौज के मुतल्लिक और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में जो बातें की, उस हवाले से ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तिहारी करार देने का जो अदालती फ़ैसला था, उस अदालती फ़ैसले की नकल बरतानवी हुकूमत को भेजी जाएगी और एक कानूनी टीम के ज़रिए बरतानवी हुकाम को ये आगाह किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइश गाह पर अदालती नोटिस और अदालती वारंट वसूल करने से इनकारी हैं। और यहाँ इंतहाई अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले या मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए कोई बाज़ाब्ता मुआहदा तो मौजूद नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि स्पेशल केसेस में यानी कुछ मखसूस केसेस में दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन करेंगे। और इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान ने हालिया बरसों में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को पाकिस्तान से गिरफ़्तार करके बरतानिया भेजा है और बरतानवी हुकूमत के हवाले किया है। इसके अलावा ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि अदालती फ़ैसले के ज़रिए मियां नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगवाई जाए। और अब बात करते हैं मोटरवे केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली के हवाले से। तो आपको बताएं कि आबिद अली ने मंचन आबाद में एक कॉल की थी और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से इस कॉल को ट्रेस कर लिया, यानी इस कॉल का पता चला लिया गया। आबिद ने ये कॉल अपने एक अजीज़ को की थी और ये कॉल इसलिए की गई थी कि आबिद के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और वो अपने उस अजीज़ से यानी जिस अजीज़ को उसने कॉल की थी उससे माली मदद लेना चाहता था। अब जिस इलाके से ये कॉल की गई और जिस इलाके में ये कॉल की गई, उन दोनों इलाकों में मोबाइल टावर्स के ज़रिए जियो फेंसिंग की गई और मुतलका मोबाइल कंपनी का जो टावर था उससे मुकम्मल डेटा भी हासिल कर लिया गया। इस दौरान पुलिस की एक पार्टी को भी एक्शन के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया, यानी उस पुलिस पार्टी को ये हुक्म दिया गया कि उन्हें एक गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के लिए वो पूरी अपनी तैयारी कर लें। अब जिस इलाके में आबिद की मौजूदगी की इतला थी वहाँ सादा कपड़ों में भी कुछ अहलकार तैनात किए गए, लेकिन इस तमाम तैयारी के बावजूद आबिद अली मंचन आबाद से भी गिरफ्तार ना हो सका और पुलिस को शक है कि इस इलाके में मौजूद आबिद अली के किसी अजीज़ ने उसे फ़रार होने में मदद दी। अब तक आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए मारे गए छापों की तादाद
130 से ज़्यादा हो गई है और पुलिस की 28 टीमें इस मरकज़ी मुलजिम को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। आबिद के कई रिश्तेदार तो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे आबिद के मुतल्लिक अहम नौइयत की मालूमात भी मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद आबिद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब एक सियासी अपडेट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब कर लिया है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।